दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों कल का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन, आज ये उसका पार्ट 2 है। और दोस्तों कल हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आप सभी लोगों ने उस क्वेश्चन में जो पूछा गया क्वेश्चन था होमवर्क का, उसका सलूशन भी दिया। तो दोस्तों आज उसी वीडियो को प्रोसीड करते हुए पार्ट 2 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ SHM with amplitude x naught, its potential energy is half of total energy when its displacement from mean position is। एक कण x नॉट आयाम वाली SHM कर रहा है, यानी सरल आवर्त गति कर रहा है। जब इसकी स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा है तब माध्य बिंदु से कण का विस्थापन होगा। तो दोस्तों अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर अगर आज आप देखते हो तो इस क्वेश्चन का सलूशन आपको उस वीडियो में दिया गया है। बस फर्क क्या है? अच्छा आप सोचोगे तो फिर फर्क क्या है सर, क्यों दोबारा क्वेश्चन लिखें? तो फर्क है एक वैल्यू की, एक जो यहां वैल्यू x नॉट दिया है वहां a दिया हुआ था। तो मैंने बताया कि आप जो है प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू अगर चेंज भी करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस जानते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में मैं आज आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात है, इसमें क्वेश्चन में एक कीवर्ड दिया है कि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, या इफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, या तीसरा कंडीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों ही केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है x, वो जो भी उसका एम्पलीट्यूड दिया रहेगा उसका रूट 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक बार फिर से हिंदी में सुनिए। यदि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो, ठीक है, यदि स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो, या गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का आधा हो, या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे के बराबर हो, उस केस में जो विस्थापन होता है कण का माध्य स्थिति से जो विस्थापन होता है वह आयाम का रूट 2 टाइम्स होता है। अच्छा दोस्तों एक छोटी सी बात मुझे कहनी है। कुछ कमेंट्स में मुझे यह पूछा गया कि सर जो आप बायो का क्वेश्चन करवाते हैं वो तो मैथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो फिर मैथ और बायो के दोनों के सेक्शन अलग अलग होते हैं तो आप एक साथ क्यों करवाते हैं? तो दोस्तों उन लोगों के लिए मेरा यह सुझाव है कि कई क्वेश्चन आप ऐसे देखते हैं जो मैथ्स में भी पूछे जाते हैं और बायो में भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है किसी एक साल में वो मैथ्स में पूछा गया हो तो दूसरे किसी साल में वो बायो में भी क्वेश्चन पूछा गया हो। तो आप क्वेश्चन सीखिए, आप क्वेश्चन सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन को आगे पीछे करने में उनको कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो लिखवा लिया है कि अगर ये मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन नहीं तो ये बायो में कभी पूछा नहीं जाएगा। तो आप एक तरीके से पूरी तैयारी करिए और जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको लिखवाए जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन नोट करवाए जाएंगे, तो ये तो आप ही के हित में है ना। आप मैथ बायो का चक्कर छोड़िए, आप पूरा पढ़िए, ठीक है, ये मेरा सजेशन है और इसको फॉलो करिए। ये आपकी सफलता के लिए ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, ना कि ये सोचकर कि यार ये मैथ्स का है ये हमारे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता भाई? वो क्या सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो आप दोनों का करिए, ये छोटा सा मेरा सुझाव है आपको। बाकी फॉलो करना ना करना आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो यकीन मानिए आप बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय इक्वेशन, इट्स स्पीड इज मैक्सिमम एट टाइम। किसी सरल लोलक का विस्थापन समीकरण निम्न है, किस समय पर इसकी चाल अधिकतम होगी? अच्छा विस्थापन समीकरण मैं नहीं लिखा हूं तो मैं लिख दे रहा हूं x इक्वल टू a cos
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है भाई, ये इक्वेशन है जो गिवन है, मैं लिखना भूल गया हूं, ये इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं भाई, भूल हो गई। तो आप ये देखिएगा कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये विस्थापन समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसकी चाल किस समय अधिकतम होगी। ठीक है, अच्छा जरा देखो, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और अगर हम इसे सॉल्यूशन देखिए इसका, differentiating above equation with respect to t we have, ठीक है, इसको t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, यहां से आप करेंगे तो क्या आएगा, a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है, पर आपने तो कहीं माइनस साइन लगाया ही नहीं है। तो भाई उनके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को शो करता है, और यहां पर स्पीड बोला है न कि वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी रहता तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, पर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक अदिश राशि है, और अदिश राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब बोला है कि किस समय इसकी चाल अधिकतम होगी, यानी v को आपको मैक्सिमम दिखाना है, तो v मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू मैक्सिमम हो। ठीक है, यानी v मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू 1 हो जाए। क्यों? क्योंकि साइन का अधिकतम मान तो 1 होता है भाई, ये अधिकतम होगा तभी तो ये अधिकतम होगा, और साइन का अधिकतम मान 1 होता है। अब यहीं से हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, यहां से। ठीक है, तो इस चीज को देखें, यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अच्छा, साइन के किस वैल्यू के लिए 1 होता है मान, साइन के किस वैल्यू के लिए 1 होता है, तो साइन के 90 अंश के लिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, यानी हम इसको 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब साइन खत्म हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 2, तो ओमेगा टी इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, और इसे सॉल्व करने पर आएगा पाई बाई 6। हमें टी चाहिए, तो टी की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 6 ओमेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग SHM आर 0.05 सेकेंड एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज। सरल आवर्त गति करते पिंड का आवर्तकाल व आयाम क्रमशः 0.05 सेकेंड तथा 4 सेंटीमीटर है। कण का अधिकतम वेग क्या होगा? ठीक है, कण का अधिकतम वेग पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है। अब देखिए इसका सलूशन करते हैं। इसके सलूशन के लिए हमको सबसे पहले इसका विस्थापन समीकरण ढूंढना पड़ेगा। तो सलूशन में आप करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे,
जैसे मान लीजिए कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो हमने एक पेंडुलम ले लिया। ये कण का मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पर होता है जब वो अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है, यानी जब वो एकदम नीचे होता है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है, स्पीड मैक्सिमम होती है। लेकिन यहीं से अगर शुरुआत करेंगे तब यहां पर मैक्सिमम तो होगी नहीं, तो हमने क्या किया, हमने ये सपोज कर लिया कि भाई ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसका, इधर से हमने शुरू किया एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी जो अधिकतम विस्थापन है आयाम से शुरू किया हूं। माध्य स्थिति से आयाम की ओर नहीं जा रहे, आयाम से माध्य स्थिति की ओर आ रहे हैं, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर जाते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर जाते हैं तब इक्वेशन में x = a cos ωt लेते हैं, और अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो साइन लेंगे। तो यहां पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा x = a cos ωt। अब a की वैल्यू दे रखी है 4 cos ωt। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो भैया देखो क्या हो जाएगा, v = dx/dt। 4 तो बाहर आ गया, और cos का होता है माइनस साइन। लेकिन वेग का परिमाण देखना है, दिशा नहीं देखनी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये हो जाएगा dt ऑफ cos ωt। ठीक है, अब देखो एक बार cos का होगा तो माइनस साइन आएगा, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया। यहां से देखिए v = -4 ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो मैंने अभी बताया था, ये माइनस साइन दिशा को दिखाएगा, मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी उसे उसका परिमाण देना है, उसका मैग्नीट्यूड देना है, डायरेक्शन नहीं, इसलिए इस माइनस को हटाना पड़ेगा। और ऑप्शन में भी माइनस नहीं दिया रहेगा, तो आप ये समझ भी जाइएगा कि अगर आपका माइनस आ भी रहा है तो उस माइनस को हटा के करना है, क्योंकि ऑप्शन में सारे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दी रहेंगी। तो ये इसको रफ कर दिया हमने। अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि v की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये अपना मान 1 दे दें। ठीक है, जब v मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। यानी v मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हमारा v मैक्स की हो गया बच्चा 4 ओमेगा। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, पहले अच्छा एक बार लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। v मैक्स 4, ओमेगा की वैल्यू 2π/t। अब देखो ये 4 जो है वो सेंटीमीटर में है, वो 4 जो है वो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदल दो तो 0.04 × 2π, और नीचे क्या है 0.05 सेकेंड। अब यहां पर भी 2 डिजिट पर डेसिमल है और यहां पर भी है, तो ये कट सकता है। और ये देखिए 4 2 8, अगर डेसिमल हटा दें हम, देखो हटा रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, डेसिमल हटा दिया हमने, यहां से दशमलव हट गया, तो ये ऊपर हो गया 8π और नीचे हो गया 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 पाई आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी Ux ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय। SHM करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा Ux होगी। तो देखो भैया, अगर एक स्प्रिंग की बात करें हम, क्योंकि यहां फोर्स कांस्टेंट की तरह फोर्स कांस्टेंट के यूज हुआ है, तो मतलब हमारी जो सरल आवर्त गति जो कर रहा है कण, वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक है, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो
यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, बट यहां ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग बंधा हुआ है और इसका डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है, इसका डिस्टेंस x है। तो हम कहते हैं कि इस केस में, तब इस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी ये होता है जो ये दिया हुआ है। लेकिन अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें और दबा दें, कितना दबा दिए, a दबा दिए, तब ये हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो 1/2 के, देखो 1/2 के जो ये k/2 है, ये भी आपका वही है 1/2 के, और यक्स ना होके अब यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो आपका ये इक्वेशन सही हो जाएगा। ट्रिपल घात वैसे भी नहीं होता है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है आपका स्थितिज ऊर्जा का यानी पोटेंशियल एनर्जी का। और u x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण की स्थितिज ऊर्जा कभी भी नियत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा सदैव गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती रहती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्रोसेस बराबर चलता रहता है, ठीक है। तो आप इसको देख लो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टू SHM are given by y1 equal to a sin pi/2 t plus phi and y2 equal to b sin 2 pi upon 3 plus phi। हो सकता है यहां पर थोड़ा आपको दिक्कत हो, तो मैं इसको बोल दे रहा हूं आप, या यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। y2 इक्वल टू है b sin 2 pi/3 t प्लस 5, ये है ये वाली चीज। अभी मैं थोड़ी देर में इसको रफ कर दूंगा तो आप नोट कर लीजिएगा। y2 इक्वल टू b sin 2 pi/3 t प्लस 5, द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज आफ्टर 1 सेकेंड इज। दिए गए दोनों समीकरणों, अब दोनों समीकरण को दोबारा तो लिखूंगा नहीं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों का एक ही बात है, तो आप समझ जाइएगा हिंदी वाले बच्चे भी कि समीकरण इन्हीं दोनों की बात हो रही है। दिए गए दोनों समीकरणों में 1 सेकेंड के पश्चात कलांतर होगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं y2 वाला, उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को। सॉल्यूशन y1 इक्वल टू a sin pi/2 t प्लस 5 और y2 इक्वल टू साइन 2 pi/3 t प्लस 5। हमें 1 सेकेंड पश्चात निकालना है तो हम एक ही सेकेंड पे निकाल लेते हैं ना, क्योंकि भाई t के लिए कभी तो 1 सेकेंड रखना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहीं पर t की वैल्यू 1 रख देते हैं, t बराबर 1 सेकेंड पर। तो 1 सेकेंड के बाद ऐसे ही पता चल जाएगा 1 सेकेंड में कितना कलांतर हो जाता है। 1 सेकेंड रख रहे हैं, तब देखो क्या होगा। मैं यहीं पर थोड़ा इसको मेंशन कर रहा हूं ना, आप समझिएगा। मैं यहीं पर t की वैल्यू रखूंगा, तो t की वैल्यू जब 1 रख दिया तो यहां पर से t की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 से तो चाहे जितना भी रहे वो 1 ही रहेगा, इधर भी 1। अब हमारा दोनों समीकरण इस तरह का हो गया। y1 इक्वल टू a sin pi/2 प्लस 5, y2 इक्वल टू a sin 2 pi/3 प्लस 5। अब जरा सोचो कि मैं इतने पूरे को phi1 सपोज कर ले रहा हूं, इतने पूरे को, और इतने पूरे को मैं phi2 सपोज कर ले रहा हूं, ठीक है। तो हमें कलांतर इन्हीं दोनों के बीच तो निकालनी है, तो हम क्या कर देते हैं, डेल्टा phi इक्वल टू phi1 माइनस, या phi2 माइनस phi1 कर देते हैं, phi2 माइनस phi1।
अब वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे 2π/3 + 5 माइनस, अब ये माइनस इन दोनों पर ऑपरेट होगा, तो ये हो जाएगा -π/2 और ये हो गया -5। तो हुआ क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो गए और 2π में से π/2 जाना है, तो यहां 6 LCM हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4π और यहां हो जाएगा 3π, यानी π/6। तो 1 सेकेंड पश्चात दोनों के मध्य कलांतर कितना आएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, और जो अगला साथ ही साथ ये देख लीजिए कि ये 2014 बायो का क्वेश्चन है, 2014 बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर द गिवन स्प्रिंग सिस्टम मे हैव टाइम पीरियड। दिए गए स्प्रिंग निकाय की सामान्य विधाओं के कंपन का आवर्तकाल है। तो दोस्तों भाइयों, इस क्वेश्चन को कल हम लोग हूबहू यही क्वेश्चन किया गया था, लेकिन कल क्वेश्चन में आवृत्ति पूछा हुआ है, और सच पूछे तो 2013 के इस क्वेश्चन में, जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, इसमें भी आवृत्ति ही पूछा हुआ था। लेकिन वो दोनों क्वेश्चन एक ही कराने से अच्छा है कि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर लेना। तो सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं उन सबसे मैं ये अपेक्षा करता हूं, एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि उनको कम से कम फ्रीक्वेंसी का, इस सिस्टम के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, यानी आवृत्ति का जो फार्मूला है, वो आप सभी लोगों को याद होगा। तो चलिए, आप लोगों को याद है, मुझे पता है। अब इसका काम क्या कर देते हैं, तो हम आवृत्ति का फार्मूला ही लिख देते हैं, 1/2π√2k/m, यही होता है। ठीक है, ये आप लोगों का फार्मूला था। लेकिन भाई ये तो आवृत्ति का है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आवर्तकाल। तो आवर्तकाल आवृत्ति का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी t = होता है 1/ν। जब इसका उल्टा कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2π, यहां m और यहां हो जाएगा आपका 2k। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रेन. Train is accelerating with A in forward direction. If simple pendulum is start oscillating in train, the time period will be. यानी L लंबाई का एक सरल लोलक एक ट्रेन की छत से लटका है। यदि ट्रेन A त्वरण से आगे बढ़ती है जिससे लोलक में दोलन होता है, तब लोलक का आवर्तकाल होगा। अच्छा सोचो जरा कि अगर जब लोलक में दोलन नहीं होता, जब लोलक में दोलन छोड़ो, अभी जब ट्रेन आगे बढ़ रहा है, तो देखो ट्रेन आगे बढ़ रहा है, तो ये मान लो लोलक है, इस पर जी किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर। ये जो आपका सिंपल पेंडुलम है, जब मूव नहीं कर रहा था तो जी नीचे की ओर काम कर रहा था ना। अभी ट्रेन आगे बढ़ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो भी किससे, ए से, ए त्वरण से। तो देखो भैया, ये भी आपका एक त्वरण है और ये भी एक त्वरण है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा। तो परिणामी त्वरण क्या होगा, परिणामी त्वरण होगा a² + g², वो भी रूट में होगा कि नहीं। मैं यहां थोड़ा बड़े में लिख दे रहा हूं,
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। जी तो हमेशा नीचे की ओर लगता है और ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चल रहा है, आगे की दिशा में बढ़ रहा है। तो एक त्वरण की दिशा इस तरह से क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो भैया पाइथागोरस प्रमेय से ये जो परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ट्रेन में वो नहीं रहता, एक्सिलरेशन नहीं रहता, तो सरल लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, जी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ना। बट यहां तो परिणामी कुछ और है, जी तो है ही नहीं। जी तो तब रहता है जब ट्रेन में न रह के आप उसको केवल गुरुत्व के अंतर्गत गति कराते, ट्रेन में न रह के। पर यहां चूंकि वो ट्रेन में लटका है फिर भी जी काम कर रहा है और ट्रेन भी आगे बढ़ रही है, तो यहां पर हम जी डैश सपोज करेंगे और वो जी डैश की वैल्यू जो है वो आपका ये है कि जी की जगह पर आपको रखना पड़ेगा 2 पाई अंडर रूट एल और जी की जगह पर रखना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के पावर 1/2 हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो ध्यान समझ लो, जब उसको केवल मुक्त रूप से लटकाते हैं तब और दोलन कराते हैं, एकदम हवा में लटका के दोलन कराते हैं, तब टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता। लेकिन ट्रेन में है, जी नीचे की ओर काम कर रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों का परिणाम हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो जहां जी है वहां ये रखना पड़ेगा और 1/2 का मतलब रूट ही होता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज x इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी प्लस 8 sin ओमेगा टी मीटर। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट SHO। यहां SHO क्या है? SHO का मीन्स है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, सरल आवर्ती दोलन, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। द एम्पलीट्यूड इज, एक कण का विस्थापन x इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी प्लस 8 sin ओमेगा टी मीटर है। यह कण एक सरल आवर्त दोलन व्यक्त करता है, इसका आयाम होगा। तो देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका सोल्यूशन यहां बताऊंगा इतने में, आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों के दोनों अलग अलग इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कॉस ओमेगा टी और दूसरा y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और ए जो होता है ना वो मान लो a1 a2 कर दो, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, ये होता है, आप पढ़े होंगे व्यतिकरण चैप्टर वाले में भी मैं बताया था कि जब दो तरंगे एक साथ अध्यारोप होती थी तो परिणामी आयाम क्या होता है। तो वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं, और चूंकि कॉस और साइन है तो स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हैं, वहां से भी हमको ये चीज मिल सकता है। तो भैया यहां रख दिए, पहले वाले का क्या था 6 और दूसरे वाले का 8, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 100 और 100 बाहर निकलेगा तो 10 मीटर। ठीक है, उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए थोड़ा इसको मैं टाइम दे रहा हूं, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 पेंडुलम A, B, C and D are hang from the same elastic support as shown in figure. A and C are of same length while B is smaller than A and D is larger than A. If A is oscillating then चार लोलक ABCD जो दिया हुआ है प्रत्यास्थ आधार से चित्रानुसार लटके हैं। A व C की लंबाई समान है जबकि B A से छोटा है और D A से बड़ा है, ये दिख रहा है आपको। यदि A दोलन में हो तब क्या होगा? तो देखो भैया ये अलग अलग बंधे हुए हैं, तो A के दोलन कराने से इन तीनों पर कोई दोलन का प्रभाव तो पड़ना नहीं चाहिए,
लेकिन इन दोनों की लंबाइयां समान हैं, और इन दोनों की लंबाइयां समान होने की वजह से इनकी आवृत्तियां जो है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो लगभग सेम हो जाएगी। और जब सेम हो जाएगी तो यहां का कंडीशन कौन सा होगा? रिजोनेंस, यानी अनुनाद की आवृत्ति होगी। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी सी अधिकतम आयाम के साथ, या विस्थापन भी कह सकते हैं, आयाम अधिकतम विस्थापन हो ही गया, आयाम के साथ दोलन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन इज राइट? निम्न में से कौन सा सही है? ये 4 फिगर आपके सामने दिए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो भैया, एक ये लोलक है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हुई, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, लेकिन उस पॉइंट पर जिस पॉइंट तक जाते जाते इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, वहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0। तो देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी वाला ग्राफ ये है ऊपर वाला, और उस समय काइनेटिक एनर्जी चला गया 0। फिर जैसे जैसे ये मिड पॉइंट की ओर आ रहा है, जैसे जैसे फिर ये वापस अपने माध्य बिंदु की ओर आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। देखो ये माध्य बिंदु है ना, ये कम हो रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब एकदम बीच में आ गया, इस पॉइंट पर वापस आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि माध्य बिंदु पर ही गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर जब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा फिर क्या होगी? कम होगी। तो देखो, फिर यहां से जब ये ऊपर जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ तो ये वाला है, डॉटेड लाइन वाला, ये बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा, और इन सब पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें हमारा सही वाला मिल जाए और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर व्यर्थ का समय गंवाना इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए, आज मैं एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बताया हूं जो आज होमवर्क दूंगा, तो आप सभी लोग उसको जरूर करिएगा और उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। होमवर्क क्वेश्चन है, the instantaneous displacement of a simple pendulum is x equal to a cos omega t plus pi by 4. Its speed will be maximum at time. किसी क्षण किसी सरल लोलक का विस्थापन निम्न है, यह समीकरण दिया हुआ है। किस समय इसकी चाल अधिकतम होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, पाई अपॉन 6 ओमेगा, पाई अपॉन 3 ओमेगा, पाई अपॉन 2 ओमेगा और पाई अपॉन 4 ओमेगा। यही ऑप्शन होगा, या तो आप उसकी वैल्यू लिखकर बता दीजिएगा या ऑप्शन नंबर लिखकर बता दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर करिए, और मेरी बात को जरा गौर से सुनिए कि ग्रुप स्टडी बनाकर पढ़िए। ग्रुप स्टडी